तो आज का अपना जो फर्स्ट टाइटल है वो है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन। अब जो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होगी ना दोनों प्लेन की, वो देखो रिलेटेड किससे है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन अपन ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो वहां पे अपन ने क्या देखा था, जैसे दो लाइनें हो गई, दिस इज अवर लाइन 1 एंड दिस इज अवर लाइन 2, तो दो बाइसेक्टर निकल के आते थे, ये यहाँ पे बाइसेक्टर 1 और ये दूसरा बाइसेक्टर 2। तो ये तो जो था एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर था और ये ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर था। ये सब अपन पढ़ चुके हैं पहले, तो वही से रिलेटेड टॉपिक है, कुछ नया नहीं है। अगर आप रिलेट करके याद रखोगे ना, इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। देखो ये वाला एंगल बड़ा है तो ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा हो जाएगा, ये वाला एंगल अपन को दिख रहा है छोटा है 90 से, तो ये एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। अगर दोनों प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते थे तो फिर वो कौन सा हो जाता था, दोनों में 45 डिग्री का होगा ना, एक्यूट होगा ना, फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा दोनों का, अगर ये दोनों एंगल 45 हो गए तो ये सारे केसेस भी इसमें आएंगे। तो अगर आप रिलेट करके याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी अपने पास क्या हुआ, यहाँ पे दो प्लेन हुए, जैसे ये अपने पास प्लेन 1 हो गया और ये अपने पास प्लेन 2 हो गया। दिस इज अवर प्लेन 1 एंड दिस इज अवर प्लेन 2। ठीक है, दोनों प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, लाइन, वो एक ही है। मतलब आप ऐसा कंसीडर करो, एक कॉपी है या फिर एक रजिस्टर जिसपे आप लिखते हो, उसको मैंने ऐसा कर दिया है, ऐसे। तो उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है ना, वो एक ही है, तो दो प्लेन इस टाइप से जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो बाइसेक्टर होंगे, अब ये दोनों प्लेन ऐसे हैं, डायग्राम में नहीं दिख रहे हैं, बट आपको अज्यूम करने हैं कि ये दोनों प्लेन इस टाइप से रखे हुए हैं। तो एक प्लेन जो है वो तो यहाँ से निकलेगा इन दोनों के ना, मैं डॉट 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 करके बनाता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से समझ आए। दिस इज अवर बाइसेक्टर 1, और जो एक होगा ना, एक बाइसेक्टर ये भी होगा, क्योंकि इन दोनों के पीछे वाला एंगल भी होगा, जैसे वहां पे था ना स्ट्रेट लाइन में वो, तो ये होगा अपने पास बाइसेक्टर 2, बाइसेक्टर 1 एंड बाइसेक्टर 2। ये ऑब्वियसली अगर इन दोनों के बीच में एंगल छोटा है तो ये जो है अपने पास एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा, और ये वाला जो है अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होने वाला है। तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्या पढ़ा था अपन ने, वहां पे भी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट की थी। बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लिया था, उसकी दोनों प्लेन से डिस्टेंस सेम थी, यही किया था। तो यहाँ पे भी वही करना है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट 11th क्लास के क्लियर हैं तो जो अभी वाले कॉन्सेप्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक जनरल पॉइंट है, इस जनरल पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस जनरल पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों सेम होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिख रहा हूं ताकि आपको बात याद रहे। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल फ्रॉम P1 एंड P2, है ना, नॉर्मल सा पॉइंट है, आपको याद रहेगा। बोलना क्या है, मतलब बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लिया उससे इसके, अब देखो मैंने डिस्टेंस लिखा है, आप अपने आप समझ जाना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये दोनों सेम होगी। लास्ट लेक्चर में ही अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, वही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना। अब जो प्लेन 1 है, अगर उसकी इक्वेशन को मैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 ले लेता हूं, और जो प्लेन 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 ले लेता हूं। ये अपने पास प्लेन 1 एंड प्लेन 2 की इक्वेशन है। दिस इज अवर प्लेन 1, दिस इज अवर प्लेन 2, दोनों की इक्वेशन है। सपोज करो जो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है उस पे जो जनरल पॉइंट है वो x y z है। जनरल पॉइंट ऑन एनी एंगल बाइसेक्टर इज x y z, तो x y z को इन दोनों से सेटिस्फाई करवाएंगे, मोड लगाएंगे, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, वही करना है, बस दोनों को इक्वल कर देंगे और मोड लगाएंगे तो प्लस माइनस आएगा हटते ही। तो बस अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन रूट ओवर, यही थी डिस्टेंस, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही होगी ऑब्वियसली, तो मैं मोड लगा रहा हूं यहाँ पे, प्लस माइनस आएगा, है ना। एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर या फिर ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है, उसको डिफाइन करने के लिए प्लस और माइनस साइन यूज होंगे, अभी अपन उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन
रूट ओवर सिग्मा A2 स्क्वायर लिख दूं। नाराज तो नहीं हो गए आप लोग, क्योंकि आपको पता है काफ़ी लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके हैं इसका मतलब क्या है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये बात आपकी क्लियर हुई होगी कि ये है अपने पास इक्वेशन ऑफ प्लेन की, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन तो अपन को आ गई, ये तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इक्वेशन हाँ इस टाइप्स की होगी और अपन को निकालनी कैसी है, इस पे भी अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, पॉइंट कौन से कि एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है या फिर वो ओरिजिन के पास है या फिर ओरिजिन को रखता है उसके अंदर, उस पे पॉइंट है। अब पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, देखो मैं इसको जनरल पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, मतलब हमेशा आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, D1 और D2 को पॉजिटिव बना के कैलकुलेशन करनी है। ये जो रिजल्ट में लिखूंगा ना उसी पे बेस्ड है। सो ऑलवेज मेक D1 एंड D2 पॉजिटिव। तो ये पॉइंट जो है ना, ये जितने भी अपन नीचे पॉइंट्स लिखेंगे ना उन पे अप्लाई होगा। मतलब हमेशा आपको D1 और D2 को पॉजिटिव बना के ही कैलकुलेशन करनी है, मतलब इक्वल्स टू के। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो मतलब ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 4 आ गया। सपोज करो x इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, तो ये नहीं कंसीडर करनी है, इस 4 को इधर लेके आना है, तो ये कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। अब d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाना है, मतलब माइनस 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 और यहाँ पे प्लस होगा। तो अब ये वाले कोफिशिएंट्स यूज होंगे, समझे बात, मतलब d को पॉजिटिव कैसे बनाना है, तो d को हमेशा इधर रखना है और यहाँ पे प्लस साइन यूज करना है आपको। नेगेटिव हो तो अपने आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद अपन a1 b1 और c1 की वैल्यू यूज करेंगे। तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या पॉइंट आता है इसके बाद, ये तो आपको हमेशा करना ही है। देन इक्वेशन टेकिंग पॉजिटिव साइन will be the equation of bisector containing origin। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव साइन लोगे तो वही वाला बाइसेक्टर मिलेगा जो आपको ओरिजिन को कंटेन करता है। ओरिजिन को कंटेन करने का मतलब क्या है, मतलब उस प्लेन के अंदर ओरिजिन आएगा, ये भी आप बात समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू लेस देन 0 है, देन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर विल कंटेन ओरिजिन। तो जो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा ना वो ओरिजिन को कंटेन करेगा, मतलब टेकिंग पॉजिटिव साइन। ये सब बातें मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा जब cos थीटा की वैल्यू आएगी, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। अभी के लिए ध्यान रख लो, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे एक्यूट था, अभी क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज। देन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर विल कंटेन ओरिजिन। देन obtuse angle bisector will contain origin। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टेकिंग नेगेटिव साइन। इस केस में आपको क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। मतलब वो बोल देगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब वो दो प्लेन दे देगा आपको और बोल देगा फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर या फिर फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा। अभी अपन क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा ये सब बातें। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। करना क्या है, सबसे पहले तो D1 एंड D2 को पॉजिटिव बना लेना, उसी के बाद कुछ करना है आपको, और जो करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी देखो नेक्स्ट टाइटल क्या आता है, ये तो अपन ने किस फॉर्म में निकाली है इक्वेशन। अब अगर आप यहाँ पे नीचे मोड नहीं लगाओगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे तो रूट है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मोड ओनली ऊपर लगाओगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइटल क्या आता है अपने पास, नेक्स्ट टाइटल आएगा, अब ये तो अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में सारी की सारी कैलकुलेशन की, अब एक वेक्टर फॉर्म भी होगी, तो अभी अपन वेक्टर फॉर्म पे चलते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में
आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस d1 इक्वल्स टू 0 प्लेन 1 हो जाता था। तो बस अभी अपन वही कर रहे हैं। तो अभी प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, नेक्स्ट टाइटल क्या हुआ, वेक्टर फॉर्म, है ना। ध्यान रखना, सीधे के सीधे एमसीक्यू में आ सकता है, वेक्टर फ्रॉम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, चार ऑप्शन दे देगा वो। अगर आपको अच्छे से ध्यान नहीं है वेक्टर फॉर्म होती क्या है या प्लस माइनस करने पे कैसे आती है, तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो प्लेन 1 क्या हुआ, प्लेन 1 हो गया आर वेक्टर, r1 वेक्टर ले लो, दो यूज होंगे तो r1 वेक्टर मैं यूज कर रहा हूं, r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा, प्लेन 2 r2 वेक्टर माइनस n2 वेक्टर माइनस d2 इक्वल्स टू 0। ये दो प्लेन हो गए। नहीं, जो जनरल पॉइंट होगा ना वो तो सेम ही होगा ना, तो r को r ही रहने दो, r1 और r2 नहीं होंगे, डायरेक्शन रेशियोज चेंज होंगे यहाँ पे n1 एंड n2, r सेम रहेगा क्योंकि जो जनरल पॉइंट है ना वो यहीं पे बैठा हुआ है ना, तो r की वैल्यू एक ही होगी x y z। तो ये दो प्लेन हुए। अब ये जो दो प्लेन है ना, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, दोनों प्लेन की इक्वेशन, अब ये a1x प्लस b1y प्लस c1z को मैं कैसे लिख सकता हूँ, r वेक्टर डॉट n1। तो मैं देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉडुलस रूट ओवर a1 स्क्वायर। उसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्योंकि n1 क्या है, a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज हैं उस प्लेन के, माइनस d1, अभी ऊपर ही रहने दो इसको, माइनस d1 इक्वल्स टू r वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2, यही होगा अपॉन n2 मॉडुलस। ठीक है, अब देखो या तो अपन यहाँ पे मेरे को मोड लगाना पड़ेगा, या तो मोड लगाओ या फिर प्लस माइनस साइन लगाओ, मोड हटेगा तभी तो प्लस माइनस साइन आएगा ना। नहीं, अपन ने यहाँ पे मोड और प्लस माइनस दोनों लगा दिया है, तो ये इस चीज को भी करेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे या तो आप इसको कैसे लिखो, मैंने दोनों तरफ मोड लगा दिया, या तो आप इसको ऐसा लिखोगे या फिर आपने दोनों तरफ से मोड हटा दिया, इधर से भी मैंने मोड हटा दिया, इधर से भी मैंने मोड हटा दिया, तो इसको प्लस माइनस इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो था पहले वाले स्टेप में वो ठीक कर लेना। तो यहाँ पे या तो मैं मोड लगा के लिखूंगा, अब मैंने मोड हटा दिया तो प्लस माइनस साइन आएगा, मतलब r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉडुलस माइनस d1 अपॉन n1 वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू प्लस माइनस आया r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n2 वेक्टर का मॉडुलस, और मैंने ब्रैकेट लगा दिया अभी, माइनस d2 अपॉन n2 वेक्टर का मॉडुलस, यही होगा। अब देखो ये जब इधर आएगा तो प्लस माइनस साइन को कैसे किस में लेके आएगा, माइनस प्लस में, तो r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉडुलस, ये प्लस माइनस इधर आके माइनस प्लस हो गया, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n2 वेक्टर का मॉडुलस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल्स टू ये माइनस इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, अगेन माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा d1 अपॉन n1 वेक्टर का मॉडुलस माइनस प्लस d2 अपॉन n2 वेक्टर का मॉडुलस। तो ये नई अप्रोच है एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन को लिखने के लिए। माइनस प्लस की जगह में प्लस माइनस साइन भी यूज कर सकता हूँ पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। और r वेक्टर डॉट देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको किस टाइप से लिखूंगा, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मॉडुलस प्लस माइनस n2 वेक्टर अपॉन n2 वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू d1 अपॉन n1 वेक्टर का मॉडुलस प्लस माइनस d2 अपॉन n2 वेक्टर का मॉडुलस। तो ध्यान रखना ये वाली फॉर्म डायरेक्ट पूछी जा सकती है एग्जाम में, चार ऑप्शन इस टाइप के दे देगा और पूछ लेगा द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपने पास ऑप्शन करेक्ट होगा ये वाला। समझ गए ना किस टाइप से अपन ने फाइंड आउट की, तो इसी से रिलेटेड है, रिलेट करके याद रखोगे तो याद रह जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट टाइटल क्या आता है अपने पास, इसी में अगर ये B1 है, नेक्स्ट टाइटल क्या आ जाता है, इफ एंगल बिटवीन P1, ये प्लेन 2 ले लो, प्लेन 2, एंगल बिटवीन P2 एंड B1 इज
थीटा। तो देखो इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल बता रहे हैं अपन, ये जो दोनों प्लेन है ना अपने पास, जैसे ये B1 है और ये P2 है, तो इन दोनों के बीच का यही वाला एंगल होगा ना छोटा सा, इन दोनों के बीच का एंगल तो यही होगा। अगर ये वाला थीटा मैंने ले लिया है तो क्या होगा, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू में क्या लिखूंगा, cos थीटा इक्वल्स टू dr डॉट dr अपॉन dr का मॉडुलस मॉडुलस, वही तो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं। किस किस के dr चाहिए, प्लेन 2 के dr। प्लेन 2 के dr क्या थे अपने पास, प्लेन 2 के dr, प्लेन 2 के dr ये रहे a1 a2 a3, तो मैं उसके लिए क्या लिख रहा हूँ, प्लेन 2 के dr, नॉर्मल आप इसी टाइप से लिख देते हैं अभी के लिए, या फिर ऐसे लिख लो dr ऑफ p2 डॉट dr ऑफ b1 अपॉन dr ऑफ p2 का मॉडुलस dr ऑफ b1 का मॉडुलस, ये तो था, ये cos थीटा होगा। अब सपोज करो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, या cos थीटा ले लो, जो cos थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1/√2 है और लेस देन 1 है, मतलब 1/√2 से 1 की बीच में है। अब cos 0 पे वैल्यू 1 होती है और cos 45 पे कितना होता है, ये 1/√2। समझ आए बात क्या हुआ, cos थीटा की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे देखो ये दो प्लेन है अपने पास, है ना, लाइन को प्लेन समझो, प्लेन 1 प्लेन 2, बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2, तो P2 और B1, तो P2 ये रहा और B1 ये रहा, इन दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है, समझ आया क्या हुआ बात, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसका डबल करोगे तो ये पूरा एंगल बिटवीन दोनों के प्लेन के बीच का एंगल हो जाएगा ना, P1 एंड P2 के बीच का एंगल। समझ आई बात। तो अगर यहाँ पे देखो दुगना करते ही जो वैल्यू होगी, अगर वैल्यू 0 से 45 के बीच में है तो उसका डबल करते ही वो ऑब्वियसली 90 से छोटी ही होगी। तो ये कौन सा वाला बाइसेक्टर होगा, 90 से छोटा वाला, मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, है ना। एक तो ये वाला पॉइंट, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी इस बीच में, तो 0 से 90 तक cos थीटा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लगा के लिख रहा हूं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, cos थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है, दो पॉइंट अपन ने यहाँ पे बना लिया। अब नेक्स्ट टाइटल क्या हो जाता है, अगर cos थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर लेस देन 0 हो और ग्रेटर देन 1/√2 हो, नहीं ये कुछ गलत लिख दिया है क्या अपन ने, हाँ 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 1/√2 से छोटा हो, तो 0 कहाँ पे होगा 90 और ये 45 है, मतलब 90 से 45 के बीच में होगा। तो अब ऑब्वियसली अगर 90 से 45 के बीच का कोई भी एंगल है उसका आप डबल करोगे तो जो वैल्यू है वो 90 से बड़ी ही होगी। तो ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बिटवीन दोनों प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, ये cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। अब यहाँ पे जब दोनों एंगल वाले की बात करेंगे ना, P1 एंड P2 के बीच का एंगल, तो वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो वो नेगेटिव आएगा वहां पे, है ना। अपन ये वाली बात नहीं कर रहे हैं, ओनली थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली थीटा तो यहाँ पे भी तो पॉजिटिव होगा। जैसे देखो यहाँ पे प्लेन 1 प्लेन 2, ये क्या था अपने पास, बाइसेक्टर 1। तो अगर इस थीटा की बात करेंगे ना अपन, इस थीटा की बात, तो यहाँ पे तो इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा, बट ये जो cos थीटा आया है ना, ये cos थीटा अपन किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इन दोनों प्लेन के बीच वाले एंगल के रेफरेंस में। अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये cos 2 थीटा, या फिर हाँ, या तो इसको आप cos 2 थीटा लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको और अच्छे से, फिर तो ये इन दोनों के बीच के एंगल जैसा ही बिहेव करेगा, तो 2 थीटा लिख लो यहाँ पे। या फिर आप ध्यान भी रख सकते हो कि cos थीटा की वैल्यू मैं किसके रेफरेंस में बोल रहा हूं, एंगल बिटवीन बोथ द प्लेन्स के बीच में। तो अभी बात समझ आ गई होगी, 2 थीटा लिख लो। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इज नेगेटिव। तीसरी बात बताने की जरूरत नहीं है, जब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2,
अगर cos थीटा इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर आपको ये भी अच्छे से समझना है ना तो देखो ये क्या हुआ, एंगल 45 डिग्री हो गए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर लो। अगर ये देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जो वाई एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू माइनस वाई जो होते हैं ना, ये किसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये दोनों के बीच दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो मैंने वही पॉइंट लिखा है, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। और ये जो एंगल है ना ये 45 डिग्री, तो समझ आ गया होगा आपको, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और जो cos 2 थीटा होगा ना वो कितना हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा, 0, है ना। जो पूरा होगा वो 90 अपन कंसीडर करेंगे। तो ये जो एंगल इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है और जो ये cos थीटा और जो रिलेशन है, एक्यूट कब आएगा, ओरिजिन को कब कंटेन करेगा, ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी इन पे बेस्ड जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी बात में दिमाग और आपके दिमाग में बात और अच्छे से क्लियर होगी। तो अभी चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो जैसे ये दो क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर पे बेस्ड है, क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द प्लेन, दो प्लेन दिए हुए इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर बतानी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि d1 और d2 को पॉजिटिव बनाओ। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर लो या फिर मैं नॉर्मल बना देता हूँ इसको। r को मैंने x y z कंसीडर कर लिया है, तो इट विल लुक लाइक x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 19 इक्वल्स टू 0, और ये कैसा दिखेगा 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव बना दो। तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस का 2y माइनस का 2z प्लस 19 इक्वल्स टू 0। प्लेन 1 ये है प्लेन 1 एंड दिस इज अवर प्लेन 2। बस सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन, कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस का 2y माइनस का 2z प्लस 19 अपॉन रूट ओवर, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, 1 प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस माइनस, है ना, मैं मोड नहीं लगा रहा हूँ, सीधा प्लस माइनस यूज कर रहा हूँ। इसके लिए क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 3 अपॉन रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का 9 प्लस 1 44। ठीक है, आप कंप्लीट कर लेना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉजिटिव साइन लोगे तो एक इक्वेशन आएगी और नेगेटिव साइन लेने पे दूसरी इक्वेशन आएगी। अब देखो सपोज करो पॉजिटिव साइन लेने पे, मैं आपको खुद सॉल्व करना है, एक बार पॉजिटिव साइन लोगे एक बार नेगेटिव साइन लोगे, वो आप खुद कर सकते हो। सपोज करो पॉजिटिव साइन लेने के बाद मैं कुछ भी इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख रहा हूँ कि आ गई 12x प्लस वाई प्लस 6z माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और नेगेटिव साइन लेने के बाद आ गई 4x प्लस 12y माइनस प्लस z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब ये है अपने पास बाइसेक्टर 1 और ये है अपने पास बाइसेक्टर 2। अब देखो यहाँ से भी आप एक्यूट और ऑब्ट्यूज का पता लगा सकते हो। अब देखो इसके B1 एंड P1 के बीच में cos थीटा फाइंड आउट कर लो। P1 एंड B1 के बीच में cos थीटा फाइंड आउट कर लिया, मतलब जैसे अगर ये P1 है, अगर ये P2 है, अगर ये B1 है और अगर ये B2 है, तो अपन किस किस के बीच में P1 एंड B1 के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब अपन ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं थीटा, ये वाला एंगल अपन थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। अब अगर थीटा की वैल्यू 1 से लेके 1/√2 के बीच में है तो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 से लेके 45 का डबल करोगे तो ये पूरा एंगल जो है 90 से छोटा ही होगा, मतलब ये वाला जो बाइसेक्टर है कौन सा है, एक्यूट, अपने आप ये वाला क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो। पुराना वाला झमेला अगर आपको भूलना है तो भूल जाओ। समझ आ गया होगा क्या किया अपन ने, दोनों प्लेन की इक्वेशन एक बार पॉजिटिव से ले ली और एक बार नेगेटिव से ले ली, उसके बाद cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और देखो ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आपको समझ आ गया होगा, आप इस टाइप से भी फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आया होगा क्या हुआ। तो अभी चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें अपन से पूछा है फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब देखो जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है उसके लिए अपन को a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। दोनों में d पॉजिटिव है, ठीक है, तो a1 a2 3 2 जा 6,
b1 b2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 प्लस 12 ऑब्वियसली क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देन टेकिंग नेगेटिव साइन विल कंटेन क्या, किसको कंटेन करेगा वो, देन टेकिंग नेगेटिव साइन या फिर ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो लिखा था अपन ने, देन ऑब्ट्यूज एंगल विल कंटेन ओरिजिन, मतलब जो नेगेटिव साइन लेना है लोगे आप तो उसमें अपन को क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल वाला बाइसेक्टर मिलेगा। तो सीधी सीधी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस बाहर लगेगा, प्लस माइनस की जगह ओनली माइनस, और यहाँ पे ये वाला प्लेन 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन रूट ओवर 9 प्लस 4 प्लस 36। बस इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सॉरी अपन से क्या पूछा है इसने, एक्यूट एंगल, हाँ एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे एक्यूट ही आएगा, ये ऑब्ट्यूज नहीं आएगा। पहले वाले में दूसरे वाले में जो था एक्यूट ही था। अपन ने पहला वाला पॉइंट क्या लिखा था, D1 एंड D2 को पॉजिटिव बनाओ, दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखा था, पॉजिटिव साइन लेने पे आपको क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर मिलेगा जो ओरिजिन को कंटेन करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या लिखा था, D1 D2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो ऑब्ट्यूज एंगल पे जाता था, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे है तो किस पे जाता था, एक्यूट पे। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लेंगे अपन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है। अब आगे चलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन पे। अब देखो फैमिली ऑफ प्लेन पे क्या करेंगे अपन, अब आपने फैमिली ऑफ सर्किल भी पढ़ा हुआ है, फैमिली ऑफ लाइंस भी पढ़ा हुआ है, बस वैसी की वैसी इक्वेशन हो जाएगी। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस में क्या था, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, फैमिली ऑफ सर्कल्स में भी वही था। तो उसी टाइप से यहाँ पे इक्वेशन क्या आने वाली है, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0। बाकी लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो इक्वेशन कोई भी कंडीशन दे देता है। तो पॉइंट क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन्स, मतलब दो प्लेन हैं, जैसे सपोज करो ये अपने पास पहला प्लेन हो गया और ये दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है, तो इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये वाला स्पाइरल वाला लाइन, तो इससे जाने वाले प्लेन, तो बहुत सारे प्लेन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है ना, प्लेन जैसा बनाएंगे अपन, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बहुत सारे प्लेन ऐसे पॉसिबल है। तो इन सभी की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं है, सीधी इक्वेशन ध्यान रखो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा हुआ है, सर्कल में भी पढ़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0। अगर दो इंटरसेक्टिंग प्लेन है P1 एंड P2, देन फैमिली ऑफ प्लेन जो उन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन से जो बहुत सारे प्लेन्स निकलेंगे उनकी इक्वेशन क्या होगी, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है सर। लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, तो लेमडा की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से अपन को फाइंड आउट करनी रहेगी, वो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो अपन को पता लगेगा। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट टाइटल है वो क्या है, इक्वेशन बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब जो लाइन और प्लेन है उसके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, सॉरी एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो ये अपना एक प्लेन हुआ, देखो इसमें थोड़ा समझना है आपको, बाकी बहुत सिंपल है। ये इसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है प्लेन के एन वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब एक ये लाइन इधर से ये पास हो रही है, सपोज करो ये यहाँ से ये लाइन पास हुई, तो इसके देखो एक्चुअली एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो यहाँ पे प्लेन नहीं होना चाहिए, प्लेन की जगह एग्जैक्टली आप सोचो क्या, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। तो एग्जैक्टली होता क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन और लाइन के बीच का एंगल फैक्ट बताना होता है अपन को। अभी देखो ये अपने पास लाइन हुई, तो एग्जैक्टली अपन समझते क्या है, यही होगा एंगल बिटवीन, ये है अपने पास लाइन और ये हो गया प्लेन, पर वो नॉर्मल के साथ बताना है अपन को। देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये प्लेन हो गया अपने पास, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये अपना प्लेन है, अब ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, ये जो बोर्ड है इसका नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, बोर्ड नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना वो यहाँ से पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास हुई ना, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला जो एंगल है ना, ये देखो ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ से लेके इस तक, ये वाला जो एंगल है, समझ आया ये,
तो ये जो लाइन है n वेक्टर आपकी तरफ आ रही है और ये यहां से लेके ये वाला जो एंगल था उसी की अपन बात कर रहे थे। तो ये एग्जैक्टली एंगल होगा क्या, अगर ये वाला थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि आप कहां से फाइंड आउट कर सकते हो, प्लेन के इक्वेशन में जो dr होते हैं, dr से तो अपन क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एंगल बिटवीन फाइंड आउट कर सकते हैं। dr तो चाहिए ही सही अपन को, तो यहाँ पे dr ऑफ n वेक्टर a b c कंसिडर कर लो और dr ऑफ लाइन a1 b1 और c1 कंसिडर कर लो। ठीक है, दी हुई होंगे आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन और लाइन दोनों दी हुई होगी। बस ध्यान क्या रखना है, cos थीटा यूज नहीं करना, cos 90 माइनस थीटा यूज करना है। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वही दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनका समेशन का स्क्वायर रूट के अंदर। तो a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन, चलो मैं पहले ऐसे लिख देते हैं, a b c डॉट a1 b1 c1 अपॉन सिग्मा a स्क्वायर सिग्मा a1 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन रूट ओवर सिग्मा a स्क्वायर इंटू रूट ओवर सिग्मा a1 स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ गया, इसी पे बॉक्स बना लेना और यही ध्यान रखना, बस याद क्या रखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन और लाइन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो dr यूज होंगे वो प्लेन के नॉर्मल के और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के यूज होंगे बस। तो सिंपल सा था, कभी कभी क्वेश्चन आता है, देखो इस पे बेस्ड रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए, पर याद जरूर रखना इक्वेशन बिटवीन प्लेन एंड लाइन। तो cos थीटा की जगह बस sin थीटा आता है, बस ये ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्वेश्चनों को अपन अच्छे से समझाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला प्लेन है P1 x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 4 इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले वाला जो प्लेन है उसको अपन ने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो सपोज करो ये अपने पास प्लेन 1 है, इसको मैंने यहाँ से ये रोटेट कर दिया है इधर, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल ये 90 डिग्री में बोल रहा हूँ। तो इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद प्लेन 2x इक्वल्स टू प्लेन 1 इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद प्लेन। तो दूसरा प्लेन भी है अपने पास, सपोज करो ये है अपने पास प्लेन 2 जो उसने इस इक्वेशन में दिया हुआ है, ये है अपने पास प्लेन 2। तो प्लेन 1 और प्लेन 2 का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, ये जो स्पाइरल मैंने बनाया ये प्लेन 1 और प्लेन 2 का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। प्लेन 1 को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है, ठीक है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में। समझ आया क्या हुआ अभी, प्लेन 1 इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद प्लेन दिस P2। फाइंड इट्स इक्वेशन इन न्यू पोजीशन। तो इसकी इक्वेशन बतानी है अपन को। समझ आया क्या हुआ, तो इसकी इक्वेशन फैमिली ऑफ प्लेन से P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0। सपोज करो ये P है, तो P की इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 वो रहा x माइनस वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस लेमडा P2 की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यही होगा, कितना हो गया ये, x कॉमन आया 1 प्लस लेमडा प्लस y कॉमन आएगा माइनस 1 प्लस लेमडा प्लस z कॉमन आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 अगेन प्लस 2 लेमडा -4 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास प्लेन, इसकी इक्वेशन आ गई। अब देखो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन P1 एंड P इज 90 डिग्री। तो इन दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। बस आगे क्वेश्चन का आंसर। तो पहले वाले के dr 1 -1 दिख रहे हैं आपको, तो 1 इंटू इसके dr कितने हैं, x का कोफिशिएंट 1 प्लस लेमडा, वहां पे y का कोफिशिएंट है -1 इंटू -1 प्लस लेमडा, अगेन -1 इंटू
-1 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। समझ आया क्या हुआ? दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस लेमडा प्लस 1 माइनस का लेमडा प्लस 1 माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो लेमडा से लेमडा गया तो लेमडा इक्वल्स टू निकल के आएगा अपने पास 3/2 माइनस का 3, यस 3/2। तो ये लेमडा की वैल्यू 3/2 आप यहाँ पे पुट करोगे या फिर यहाँ पे पुट करोगे, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो अभी जो रिमेनिंग पार्ट है आप खुद सॉल्व कर सकते हो आई थिंक। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू P2। तो P1 प्लेन का रिफ्लेक्शन बताना है अपन को P2 के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन जो है, देखो क्या है, प्लेन 1 और प्लेन 2 दो है। तो प्लेन ये अपना लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये प्लेन 1 बन रहा है इधर प्लेन 1 और यहाँ पे ये प्लेन 2 है। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन 1 विद रिस्पेक्ट टू प्लेन 2। तो प्लेन 1 का रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन 2, तो सपोज करो वो जो रिफ्लेक्शन है ना वो ये निकल के आया, ये क्या है अपने पास, ये रिफ्लेक्शन प्लेन निकल के आया, ठीक है। प्लेन 1 का विद रिस्पेक्ट टू प्लेन 2 रिफ्लेक्शन प्लेन क्या निकल के आया, ये जो डॉट डॉट अपन ने बनाया। अब देखो बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, जो P2 होगा ना ये P1 और रिफ्लेक्शन प्लेन P अपन ने इसको बोल दिया P का एंगल बाइसेक्टर होगा। बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्या याद रखना है, P2 इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ P1 एंड P। बस अगर ये आपको पॉइंट पता है तो आराम से इक्वेशन ऑफ P निकल के आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ P भी तो चाहिए ना अपन को। इक्वेशन ऑफ P कैसे निकालेंगे? फैमिली ऑफ प्लेन से। दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सभी प्लेन्स की इक्वेशन कितनी होती है? P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0। तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, तो मैं सीधा ही अप्लाई कर रहा हूं। तो प्लेन P की इक्वेशन क्या आई? P1 मतलब 2 प्लस 14 लेमडा इंटू x प्लस y इंटू माइनस का 3 माइनस का 2 लेमडा प्लस z इंटू 6, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 5 लेमडा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये प्लेन P की इक्वेशन आ गई अपने पास। समझ आया क्या हुआ? तो देखो काफी आसान सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये वाला पॉइंट पता नहीं होता। अगर ये वाला पॉइंट पता है ना, अब देखो आसानी से आ जाएगा। अब इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, अब अपन को पता, देखो इक्वेशन तो इसी की बतानी है ना, क्या चाहिए? लेमडा। लेमडा की वैल्यू आ गई, आंसर आ जाएगा। अब वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगी? अब आपको समझ आया होगा, मेरे को एक बड़ी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तो मैं इसको हटा रहा हूं। P1 और P, तो ये है अपने पास P1 और ये है अपने पास P। इनका एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अभी पढ़ा था इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगी? P1 एंड P। तो मैं P1 को तो ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 1 अपॉन रूट ओवर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 36। मोड लगाने की जरूरत नहीं है, अपन ब्रैकेट यूज करके प्लस माइनस यूज करेंगे। इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे ये आएगा पूरा का पूरा, तो 2 प्लस 14 लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू माइनस का 3 माइनस का 2 लेमडा प्लस z इंटू 6 माइनस 5 लेमडा प्लस 1 प्लस 3 लेमडा अपॉन रूट ओवर 2 प्लस 14 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 प्लस 2 लेमडा का होल स्क्वायर है ना। माइनस में कॉमन लेके बाहर निकाल दूंगा तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ स्क्वायर फॉर्म में, प्लस 6 माइनस 5 लेमडा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा आपको। अब देखो ऊपर वाली ये दोनों क्वांटिटी इक्वल्स टू 0 है, ये भी इक्वल्स टू 0 है और ये भी इक्वल्स टू 0 है।
तो जो अपना आंसर है ना वो कहाँ से आएगा, वो अपना आंसर डिनोमिनेटर, ओनली डिनोमिनेटर को आप कंपेयर करोगे ना तो वहां से अपना आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये बस ये जो ट्रिकी पार्ट है ना, बस ये ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेगा या फिर स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया ना तो काफी टाइम लग जाएगा, उसको पूरा टाइम निकल जाएगा 3 घंटे का और उसका आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, बस यहाँ पे आके आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस स्टेप से करना है। ऊपर वाली दोनों क्वांटिटी 0 के इक्वल है तो वो तो ऑलरेडी इक्वल है। अब अपन किसको सॉल्व करेंगे, ओनली डिनोमिनेटर को प्लस माइनस के साथ। अब प्लस माइनस लगा हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली कितना हो रहा है, ये हो रहा है 7, तो 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 2 + 14 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 लैम्डा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करोगे तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आया होगा आपको किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये आपको खुद कंप्लीट करना है। जो वैल्यू ऑफ लैम्डा है बता देना कमेंट में क्या निकल के आई आपकी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।